Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 1, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स में से वो पहला चैप्टर है और इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी देखो, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका मैंने अकाउंट्स का जो बुक है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में मैं क्या लिख रहा हूँ, थियरी लिख रहा हूँ, और दूसरे में मैं आपके क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये है आपका थियरी बुक, द अकाउंटिंग थियरी बुक। इसका सॉफ्ट कॉपी मैं अपलोड कर दूंगा चैप्टर 1 का। बाकी जो चैप्टर्स होंगी उसके आपको प्रिंटेड कॉपीज मिल जाएंगी। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है ना बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप में, वो आता है उसकी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या आता है? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं कि देखो, पार्टनरशिप जो है ना, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें समझी थी। क्या समझी थी? कि भाई कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट को बोलते हैं, और गवर्नमेंट उसके लिए रूल बनाता है। तो जब पार्टनरशिप के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गए, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गए, तो हमने एक रूल बना दिया जिसका नाम क्या रखा हमने? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड इज कि पार्टनरशिप, किस चीज को पार्टनरशिप बोलेंगे और किस चीज को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो देखो, कुछ केसेस ले रहा हूं। केस 1, अब बताना आप मुझे कि इसमें पार्टनरशिप है कि नहीं है। लेट सपोज कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों क्या हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि दोनों लोग हजार रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। 1000 ए देगा और 1000 बी देगा, और दोनों इस 1000 रुपीज को मिला के ये लोग क्या करेंगे कि गर्मी के समय में, यानी समर सीजन में, ये लोग रोड पे खड़े होके पानी पिलाएंगे सबको, ठंडा पानी पिलाएंगे। ठीक है, कोल्ड वाटर सबको देंगे रोड पे, ताकि लोगों को थोड़ा आराम मिले गर्मी से। तो ये ठंडा पानी बांटेंगे, और इसके बदले ये लोग एक बॉक्स रख दे रहे हैं साइड में। क्या रख दे रहे हैं? एक बॉक्स, कि भाई अगर किसी को अच्छा लगे तो अपनी इच्छा से जो देना चाहे वो इस बॉक्स के अंदर डाल देगा। तो इस बॉक्स में जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं, ये सारे पैसे कलेक्ट करते हैं, और वापस फिर अगले दिन इन्हीं पैसों से वापस से वो पानी पिलाने का काम स्टार्ट करते हैं। केस 1। अब इसमें यह बताना कि क्या ए और बी पार्टनरशिप में है कि नहीं है। ठीक है, केस 2 लेते हैं। केस 2 में लेट सपोज कि एक इंसान है। ठीक है, केस 2 में लेट सपोज कि एक इंसान है। अब लेट सपोज टाटा मोटर्स को ले लेते हैं। इंसान नहीं, टाटा मोटर्स कंपनी ले लेते हैं। तो टाटा मोटर्स करके एक कंपनी है, और ये कंपनी क्या कर रही है? ये कंपनी बेसिकली अपनी गाड़ी बनाती है, और किसको दे देती है? ये कंपनी अपनी गाड़ी किसको दे देती है? डीलर को दे देती है। किसको दे देती है? डीलर को। और टाटा मोटर्स डीलर को बोलती है कि भाई देख, ये गाड़ी 5 लाख रुपए की है। कितने की है गाड़ी? 5 लाख की। तू एक काम कर, इसको 5 लाख रुपए में कस्टमर को बेच। कस्टमर को कितने में बेचना है? इसको 5 लाख रुपीज में बेचना। इस 5 लाख में से 50,000 रुपए तू रख ले, 50,000 तू रख ले, और 4,50,000 हमें दे दे। ऐसा कौन बोलता है? टाटा मोटर्स बोलता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो अब आप मुझे बताओ, क्या डीलर और टाटा मोटर्स पार्टनर्स हैं? क्या इन दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप है? सुनते जाओ, केस सुनते जाओ। केस 3। ठीक है, मेरा पहला केस हो गया कौन सा? केस 1 हो गया ए और बी वाला। केस 2 हो गया ये, और केस 3 में लेट सपोज कि एक मिस्टर आर है। कौन है? मिस्टर आर, और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है मिस्टर एस। ठीक है, दोनों एक दिन घूम रहे थे शहर में, और घूमते घूमते उनको एक बिल्डिंग दिख गई। ठीक है, उन्होंने बोला यार ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी जगह है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि यार इसमें फ्लैट कितने का है? तो उनको मालूम पड़ा कि इसके अंदर एक फ्लैट 10 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का है? 10 लाख का। तो दोनों ने क्या किया? आर ने 5 लाख रुपए लगाए और एस ने 5 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 5 लाख 5 लाख। ठीक है, दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए, और दोनों ने 10 लाख रुपए लगा के अब इन्होंने डिसाइड किया कि जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना तब हम बेच देंगे। अब आज से 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये फ्लैट की जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस 50 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई? 50 लाख। तो दोनों ने फ्लैट को क्या कर दिया? बेच दिया। और प्रॉफिट कितना हुआ? दोनों को प्रॉफिट हुआ 40 लाख का, और दोनों ने ये प्रॉफिट क्या कर लिया? आर और एस ने आधा आधा बांट लिया। आर और एस ने ये प्रॉफिट को क्या कर लिया? 50-50 बांट लिया। बराबर है। अब आपको मुझे ये बताना है, क्या आर और एस दोनों
पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट अगला केस नंबर 4। केस नंबर 4 में लेट सपोज कि मिस्टर एक्स है, ये एक बिजनेसमैन है। मिस्टर एक्स कौन है? एक बिजनेसमैन है, इज अ बिजनेसमैन। एंड एक मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई एक डॉक्टर है। कौन है? मिस्टर वाई एक डॉक्टर है। दोनों ने डिसाइड किया कि ये मिस्टर एक्स जाके मिस्टर वाई को बोलता है कि चल हम दोनों पार्टनरशिप के अंदर एक हॉस्पिटल खोलते हैं, ठीक है, जितना हॉस्पिटल बनाने में खर्चा आएगा वो खर्चा मैं करूंगा, हॉस्पिटल के अंदर इलाज तू करना, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तो मिस्टर वाई डॉक्टर बोलता है कि मुझे ये नहीं करना। तो मिस्टर एक्स पूछता है क्यों नहीं करना है? बोलता है कि देख, अगर बिजनेस के अंदर अगर ये डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है इसके अंदर लॉस हो गया तो लॉस भी मुझे बियर करना पड़ेगा, यानी 50% अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूं तो मुझे लॉस भी लेना पड़ेगा। और भाई मुझे लॉस नहीं लेना, मैं कहीं जाके नौकरी कर लूंगा, मुझे अच्छा पैसा मिलेगा वहां पे, मैं वहां पे कमा लूंगा। तो मिस्टर एक्स बोलता है देख अपन चालू करते हैं हॉस्पिटल, हम दोनों क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल चालू करते हैं, और इस हॉस्पिटल से मैं पूरा इस हॉस्पिटल में क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा, और इस हॉस्पिटल में तू एज ए काम करना, इसमें इस हॉस्पिटल में क्या करना? तू काम करना, और इस हॉस्पिटल से जो भी प्रॉफिट्स होगा वो प्रॉफिट्स तो हम आधा आधा बांट लेंगे, यानी 50% मेरा 50% तेरा। लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो लॉस पूरा 100% मेरा, तू मुझे लॉस नहीं दूंगा, जीरो लॉस तुझे। प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो कोई लॉस नहीं दूंगा। अब ये केस हैं 4 केस। अब इन 4 केस में आप मुझे बताओ कि कौन से में पार्टनरशिप है और कौन से में पार्टनरशिप नहीं है। पहला केस में क्या है? ए और बी दोनों 1000 रुपए लेके पानी पिलाते हैं सबको, जिसको जो इच्छा से देना है वो दे देता है, उन पैसों को कलेक्ट करते हैं, फिर अगले दिन वापस पानी पिलाते हैं। दूसरे केस में टाटा मोटर्स गाड़ी बेचता है डीलर को, डीलर आगे कस्टमर को, और कस्टमर से जो पैसा करता है कलेक्ट करता है उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेता है और कुछ पैसा किसको दे देता है? टाटा मोटर्स को दे देता है। तीसरे केस के अंदर दो दोस्तों ने फ्लैट खरीदा और 10 लाख का फ्लैट खरीद के 50 लाख में बेचा और 40 लाख का प्रॉफिट दोनों ने आधा आधा बांट लिया। अगले केस में एक्स और वाई, एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन, दोनों ने हॉस्पिटल खोला और बोला कि प्रॉफिट हुआ तो दोनों आधा आधा बांटेंगे और लॉस हुआ तो सिर्फ बिजनेसमैन यानी एक्स लेगा, वाई उसमें से कुछ भी नहीं लेगा। ये 4 केसेस बने। अब इन 4 केसेस में से आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा पार्टनरशिप है और कौन सा हमारा पार्टनरशिप नहीं है। विच वन इज अ पार्टनरशिप एंड विच वन इज नॉट अ पार्टनरशिप। तो अब इसका आंसर करने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप हम किस चीज को पार्टनरशिप बोलेंगे एंड किस चीज को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो कहने से हमारी सुई आके किस पे अटक जाती है कि डेफिनेशन ऑफ ए पार्टनरशिप, कि भाई पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, एक लॉ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक लॉ है, और जब कोई लॉ बनाता है तो वो सारी ऐसी प्रॉब्लम सोच लेता है कि यार हम ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं है। तो जिसने पार्टनरशिप एक्ट बनाया था उसने भी ये चीज सोची थी कि भाई किस चीज को पार्टनरशिप बोला जाएगा और किस चीज को पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। तो इन्होंने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, वो सेक्शन 4 के अंदर लिखा है। कौन से सेक्शन के अंदर लिखा है? सेक्शन 4 के अंदर लिखा है। सेक्शन 4 के अंदर लिखा है कि पार्टनरशिप हम किस चीज को बोलेंगे। तो देखो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पे मैंने ये डेफिनेशन एज इट इज लिखी है, यानी इस डेफिनेशन में से मैंने इज और द यानी एक भी वर्ड इधर उधर नहीं किया, मैंने एज इट इज इस डेफिनेशन को लॉ से कॉपी किया है। अब देखो डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन बोलती है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी 1932 में बनाए गए एक कानून जिसका नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसके सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से पार्टनरशिप इस चीज को बोलेंगे हम। तो लिखा गया है पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, मैंने इसको ब्रेक कर दिया ताकि आपको समझा सकूं। पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज ए रिलेशनशिप, यानी पार्टनरशिप क्या है? एक तरह का रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? कहने से बहुत तरह के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि बेटा और बाप, ठीक है, बाप बेटा हो गया, ठीक है, माँ बेटा हो गया, ठीक है, माँ बेटी होगी, चाचा चाची हो गए। तो कहने से डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस, कहने से हर इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशन है, ठीक है। आपका और मेरा क्या रिलेशन है? स्टूडेंट टीचर का, ठीक है। आप
आप सब लोग के बीच में क्या रिलेशन है, तो कहने से फ्रेंड्स का रिलेशन है। तो कहने से हर इंसान का इस दुनिया में दूसरे इंसान से कोई रिलेशन है, यहां तक कि जो इंसान रोड पे चल रहा है उससे भी हमारा रिलेशन है। कौन सा, स्ट्रेंजर का। तो कहने से वो हमारे लिए क्या, एक तरह का स्ट्रेंजर है, हम उसको नहीं जानते, तो ये हमारे बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो दो लोग के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो पार्टनरशिप क्या है कि एक रिलेशन है। अब कौन सा रिलेशन है वो यहां नहीं लिखा है, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। फिलहाल मानो कि कोई भी रिलेशन चलेगा, तो कहने से पार्टनरशिप के बीच में एक क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब ये केस में देखो, केस ए, कहने से ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में क्या रिलेशन है, आंसर इज यस। कहने से दोनों दोस्त हैं, फिलहाल के लिए तो हम लोग क्या मान रहे हैं, दोनों दोस्त हैं, तो रिलेशन तो है। टाटा मोटर्स और डीलर के बीच में, कहने से डीलर और सप्लायर का रिलेशन है। यहाँ पे आर और एस दोनों दोस्त हैं, उनके बीच में रिलेशन है। और कहने से एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, दोनों दोस्त हैं। तो कहने से चारों ही केस में पहली कंडीशन तो फुलफिल हो जा रही है कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। उसके बाद ये रिलेशनशिप किसके बीच में होना चाहिए, तो ये रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन पर्सन्स। ये रिलेशनशिप किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन पर्सन। अब ध्यान से देखो, यहां पे वर्ड पर्सन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पर्सन्स लिखा है। तो अगर आप पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो ना, तो पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन कहने से उसकी डेफिनेशन में वर्ड क्या यूज किया है, पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। इसीलिए मिनिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप में कितने होंगे, मिनिमम पार्टनर्स होंगे 2। यानी पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए। हमें समझ में आता है कि नहीं आता है, ओके। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं एक फॉर्म में, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, यानी कितने लोग मैक्सिमम हो सकते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर। तो देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप पूरा पढ़ते हो ना, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इतने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। यानी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से तो अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में एक दूसरा एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। क्या नाम है, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 464, याद रखने की जरूरत नहीं है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 464 में ऐसा लिखा है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन which is not a company और बॉडी कॉर्पोरेट, क्या लिखा है, कंपनी नहीं है और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, body corporate, it is not a company or a body corporate and has more than 50 members, 50 चलेंगे, 50 से ज्यादा नहीं चाहिए, more than 50 member is illegal। यानी क्या है, इलीगल है। यानी इस एक्ट के इस सेक्शन के हिसाब से ऐसा है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर जिसके अंदर 50 से ज्यादा मेंबर होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनी है तो ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो ठीक है, लेकिन कंपनी भी नहीं है और बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, तो उस केस में वो क्या है, इलीगल है। उस केस में वो क्या है, इलीगल है। समझ में आता है कि नहीं आता है, ऐसा कौन बोलता है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। कौन बोलता है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये लॉ बनाया गया था, और इसके हिसाब से बोला गया है कि 464 में बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी का पार्टनरशिप के अंदर भी अगर 50 से ज्यादा मेंबर हुए, 50 से ज्यादा पार्टनर हुए, तो कहने से पार्टनरशिप तो होगी, लेकिन वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। और कहने से इलीगल एक्टिविटी हम लोग अलाउ नहीं करते। इसलिए मैक्सिमम पार्टनर्स की जो लिमिट है वो कितनी है, 50 है। लेकिन ये लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी गई है, ये लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी गई है, किसमें लिखी गई है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 50 से ज्यादा लोग हैं और वो अगर कंपनी नहीं है तो वो क्या है, इलीगल है। कहने से पार्टनरशिप कंपनी नहीं है और अगर उसमें 50 से ज्यादा लोग होंगे तो वो पार्टनरशिप तो होगी लेकिन इलीगल होगी, और इलीगल हम नहीं अलाउ करेंगे। इसलिए मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो पर्सन्स का मतलब क्या हुआ, 2 से ज्यादा होने चाहिए और 50 से कम होने चाहिए। तो ये वाला केस देखो, ए बी वाला, कहने से इसमें कितने मेंबर्स हैं, 2 ही हैं। कहने से मिनिमम 2 होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कितने मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 ही पार्टनर होने चाहिए। कहने से 2 पार्टनर, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। तो कहने से 50 से कम है और 2 या 2 से ज्यादा है। अब ये वाले केस में भी कहने से 2 पर्सन है,
ये वाले केस में भी कहने से 2 पर्सन है और ये वाले केस में भी 2 पर्सन है। तो कहने से चारों ही केस दूसरी कंडीशन भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन की फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आंसर इज यस। कहने से अभी तक चारों केस में पार्टनरशिप है। अब यहां पे लिखा है हु हैव अग्रीड। क्या करना चाहिए? इन पर्संस को अग्री करना चाहिए। इन पर्सन को क्या करना चाहिए? अग्री करना चाहिए। अब ये अग्री किसको करेंगे? तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। अब ये एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। यानी आप बोल के एग्रीमेंट कर सकते हो। यानी लेट सपोज कि मैं आपको बोलता हूं कि चलो आज से मैं और तुम पार्टनर, ठीक है, हम ये बिजनेस करेंगे और इसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम लोग आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, ये हम लोग ने अपने बीच में क्या किया? एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया? हम लोग ने अपने बीच एक एग्रीमेंट किया। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट आप चाहो तो बोल के कर लो, चाहो तो रिटर्न कर लो। यानी ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए कंपलसरी लिख के एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ओरल अच्छा है कि रिटर्न अच्छा है? आप मुझे एक बात बताओ, ओरल एग्रीमेंट अच्छा है कि रिटर्न अच्छा है? ऑब्वियसली रिटर्न एग्रीमेंट अच्छा है। क्यों रिटर्न एग्रीमेंट अच्छा है? क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर मैं कोर्ट में जाके कल को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कोर्ट में कहने से मेरे पास क्या होगा? एक सबूत होगा। जब मैं कोर्ट में जाऊंगा मेरे पास क्या होगा? एक सबूत होगा और मैं जज साहब को बोलूंगा देखो जज साहब हम लोग ने ये चीज एग्री किया था। लेकिन अगर मैं ओरल एग्रीमेंट करता हूं तो कहने से उसे प्रूफ करना वैलिड तो है, चलेगा, ओरल से भी पार्टनरशिप तो बन जाएगी, लेकिन फिर जब प्रॉब्लम होगी तब प्रॉब्लम के टाइम पे इसे प्रूफ करना कि भाई इस इंसान ने ऐसा बोला था, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ओरल भी चलेगा। ओरल से अगर आपने एग्रीमेंट किया तो आपकी पार्टनरशिप पे कोई फर्क नहीं आता, आपकी पार्टनरशिप एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर रिटर्न है तो बेटर है। ओरल भी वैलिड है, रिटर्न भी वैलिड है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ ओरल पार्टनरशिप, ओरल एग्रीमेंट पार्टनरशिप में चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, पार्टनरशिप बनाने के लिए चलेगा, लेकिन फिर उसको प्रूफ करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जब हम एग्रीमेंट को लिखित में बना लें तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डीड। क्या वर्ड बोलेंगे? डीड वर्ड यूज करेंगे। ये लीगल वर्ड है, पार्टनरशिप डीड। कोई भी एग्रीमेंट को लीगल लैंग्वेज में यानी लॉ की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? डीड। क्योंकि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अब आपके पास ये डीड हो गई। अब आप चाहो तो इस डीड को आप, हर स्टेट के अंदर एक ऑफिस है, हर स्टेट के अंदर एक ऑफिस है जिसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है। ये गवर्नमेंट ऑफिस है। क्या नाम है इसका? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो ये क्या करता है? इसमें आप जाओ, अपनी पार्टनरशिप डीड दो, कुछ डॉक्यूमेंट्स दो, तो ये आपकी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर कर देगा। क्या कर देगा? गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कर देगा और साइन सिक्का मार के आपको वापस दे देगा। तो अगर आप ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाते हो ROF के साथ तो इसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड डीड। क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड डीड। और अगर आप ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, यानी आप पार्टनरशिप तो बना लेते हो लेकिन ROF में ये एग्रीमेंट नहीं देते हो, तो उसे हम बोलेंगे अनरजिस्टर्ड डीड। उसे हम क्या बोलेंगे? अनरजिस्टर्ड डीड। समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छा बताओ, रजिस्टर्ड डीड वैलिड है, कौन सी सही है? रजिस्टर्ड डीड वैलिड है कि अनरजिस्टर्ड डीड वैलिड है? यानी अगर मेरे पास अनरजिस्टर्ड डीड होगी तो क्या मैं पार्टनरशिप बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? द आंसर इज यस। जिन लोग को लगा नो उनका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि भाई आप तो ओरल एग्रीमेंट भी चला रहे हो यहां पे। ये देखो, आप तो बोलते हो ओरल एग्रीमेंट है तो भी पार्टनरशिप चलेगा। अरे कम से कम रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड है भाई, हमने ROF को नहीं दी, बट कम से कम लिखित के अंदर तो है। तो कहने से रजिस्टर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी पार्टनरशिप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी पार्टनरशिप क्या है? लीगली चल सकती है। उसको कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पार्टनरशिप नहीं है। तो कहने से पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो या फिर रिटर्न हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में देखो, कहने से दोनों ने ओरल एग्रीमेंट कर रखा है, यस और नो। और ए और बी ने, दोनों ने क्या बोला? एक दूसरे को बोला कि चल तू 1000 डाल, मैं 1000 डालूंगा, कल से लोगों को पानी पिलाएंगे। तो कहने से ओरल एग्रीमेंट चलता है कि नहीं चलता है? पार्टनरशिप में चलता है। तो कहने से अभी तक केस 1 क्या है? पार्टनरशिप है। अब टाटा मोटर्स और डीलर की बात करो, कहने से इनके बीच में तो लंबा चौड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा। तो कहने से इनके बीच में भी एग्रीमेंट है कि नहीं है? यस, इनके बीच में भी लिखित एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है। इसलिए भले अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, कहने से वो लेना देना नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट है, इसलिए कहने से अभी तक केस 2 भी पार्टनरशिप है। केस 3 की बात करो, कहने से केस 3 में R और S दो पार्टनर्स हैं।
ठीक है, और दोनों ने बोल के बोला कि चल हम लोग ये क्या करते हैं, घर खरीद लेते हैं, और कहने से घर खरीदा होगा तो उसका सेल डीड बना ही होगा कि नहीं होगा, परचेज डीड सेल डीड, तो कहने से वो सेल डीड रिटर्न एग्रीमेंट है कि नहीं है दोनों के बीच में, यस रिटर्न एग्रीमेंट है। और कहने से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ओरल एग्रीमेंट है, दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे और लॉस सिर्फ कौन लेगा, मिस्टर एक्स ही लेगा, वाई लॉस नहीं लेगा। कहने से इनके बीच में भी ओरल एग्रीमेंट है। तो चाहे एग्रीमेंट ओरल हो या चाहे रिटर्न हो, रिटर्न एग्रीमेंट को डीड बोलते हैं, और डीड रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, दोनों वैलिड है। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, कहना इसे यहां पे बोला है कि एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, शेयर करने का प्रॉफिट्स। तो देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि मैंने क्या समझाया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये रूल किसने बनाया था, 1932 में था, 1932 में बनाया, यानी ब्रिटिशर्स लोग ने बनाया। तो जब ब्रिटिशर्स लोग ने बनाया तो उनकी कंट्री में भी यही लॉ है, ठीक है, इसलिए उन्होंने सेम लॉ हमारी कंट्री में भी बना दिया। तो ब्रिटिशर्स ने जब लॉ बनाया तो वहां के सुप्रीम कोर्ट में एक बार एक केस चला गया, और उस केस में दो पार्टनर थे, और एक पार्टनर ने बोला कि देखो ये दूसरा पार्टनर है ना, बिजनेस में लॉस हो गया है, ठीक है, हम दोनों 50-50 के पार्टनर हैं, तो ये ना लॉस नहीं ले रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पार्टनर बोलता है कि ये दूसरा पार्टनर लॉस हो गया बट लॉस नहीं ले रहा है। तो दूसरा पार्टनर खड़ा होकर वहां पे जज साहब के सामने बोलता है कि जज साहब देखो हमारा एग्रीमेंट में लिखा है कि वी विल शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 1:1, यानी हम दोनों प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। तो मैं प्रॉफिट बांटने के लिए तैयार हूं, लेकिन एग्रीमेंट में कहां लिखा है कि मुझे लॉस भी बांटने हैं, इसलिए मैं लॉस बांटने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उस टाइम के जो जज साहब थे उन्होंने एक जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट में लिखा गया था कि प्रॉफिट्स विल इंक्लूड लॉसेस, यानी अगर आपने ऐसा बोल दिया कि हम प्रॉफिट्स बांटेंगे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉसेस भी बांटने ही पड़ेंगे कंपलसरी, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन बट इफ स्पेसिफाइड देन मे नॉट शेयर लॉस, मे नॉट शेयर लॉस, यानी अगर मैं एग्रीमेंट में ऐसा लिख दूं, अगर मैं एग्रीमेंट में ऐसा लिख दूं कि आई विल शेयर ओनली व्हाट प्रॉफिट्स, आई विल शेयर प्रॉफिट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉफिट्स विल इंक्लूड लॉसेस, मुझे प्रॉफिट्स के साथ साथ क्या और शेयर करने पड़ेंगे, लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे। लेकिन मैं उसमें ऐसा लिख दूं साथ में कि भाई वी विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स बट नॉट द लॉसेस, यानी ये वाला केस देखो यहां पे, कहने से अगर यहां पे लिखा होता एक्स और वाई की वी विल शेयर प्रॉफिट्स, वी विल शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, तो उस केस में एक्स को प्रॉफिट मिलता, वाई को प्रॉफिट मिलता, और अगर लॉस हो जाता तो एक्स को लॉस मिलता और वाई को भी क्या मिलता, कंपलसरी लॉस मिलता। लेकिन ये वाले केस में देखो, केस नंबर 4 में एक्स और वाई ने स्पेसिफाई किया है कि भाई प्रॉफिट्स तो आधा आधा बांटेंगे, लेकिन लॉस के ऊपर भी इन्होंने बोला है। यहां पे क्या था, मैंने लॉस का कुछ बताया ही नहीं है इस केस में। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि प्रॉफिट तो हम आधा आधा बांटेंगे बट लॉस वाई नहीं लेगा, मैंने स्पेसिफाई किया है। अगर आपने ऐसा स्पेसिफाई किया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आपने सिर्फ ऐसा ही बोला कि वी विल शेयर प्रॉफिट्स, देन इन दैट केस प्रॉफिट्स विल इंक्लूड लॉसेस। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो अगर कोई बोलता है कि मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, मतलब वो क्या करेगा, लॉसेस भी शेयर करेगा। अगर उसको लॉसेस नहीं शेयर करने तो उसको स्पेसिफिकली लिखवाना पड़ेगा कि भाई मैं लॉसेस नहीं लूंगा। अगर ऐसा लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट्स विल इंक्लूड लॉसेस। समझ में आता है कि नहीं आता है? कहने से इसमें ये सारे प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। इस केस में कहने से जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉस होगा वो भी शेयर करने के लिए रेडी है। यहां पे प्रॉफिट और लॉस ये लोग शेयर कर रहे हैं क्या? टाटा मोटर्स और जो डीलर है वो दोनों क्या प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं क्या? द आंसर इज नो। कहना से एक बहुत सिंपल सी बात है, टाटा मोटर्स को कोई लेना देना नहीं है कि ये डीलर इसको कितने प्राइस में बेच रहा है। टाटा मोटर्स को तो इतना है कि भाई मुझे 4.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। कहने से टाटा मोटर्स इज नॉट शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस बट इट इज शेयरिंग द सेल अमाउंट। कहने से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस एक्सपेंस, यानी इनकम माइनस एक्सपेंस करते हो तो प्रॉफिट निकालते हो, और जब आप इसको शेयर करते हो तो आपकी पार्टनरशिप है। कहने से इस केस में तो, ये वाले केस में अगर आप देखोगे तो कहने से इस केस में मैं प्रॉफिट नहीं, इस केस में तो मैं सेल शेयर कर रहा हूं टाटा मोटर्स के साथ। तो कहने से वी आर नॉट शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, देयरफॉर वी आर नॉट पार्टनर्स। कहने से टाटा मोटर्स और उसका जो डीलर है वो पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, दे आर नॉट द
पार्टनर्स। तो कहने से इस डेफिनेशन के हिसाब से केस 2 का आंसर तो आ गया कि भाई दे आर नॉट द पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों पार्टनरशिप नहीं है? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, कहने से इसके अंदर कि जो दोनों पार्टनर हैं उसमें वो प्रॉफिट लॉस नहीं शेयर कर रहे, वो सेल अमाउंट शेयर कर रहे हैं। और कहने से पार्टनरशिप होने के लिए क्या शेयर करना जरूरी है? आपको प्रॉफिट्स को शेयर करना जरूरी है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। नेक्स्ट अगला देखो, टू शेयर द प्रॉफिट्स, और ये वाला केस 1 भूल गए हम लोग। कहने से इस केस में इन्होंने जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कहने से इनका पैसे कलेक्ट करके ये क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं? क्या इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट को कमा के एक दूसरे में बांट लेना, ऐसा है क्या? द आंसर इज नो। ये तो हजार रुपया डाले, ठीक है, उससे फिर लोगों को पानी पिला रहे हैं, और जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो 5 रुपया 10 रुपया इनके दान पेटी में डाल के जा रहा है। कहने से ये पैसा ये लोग बांटने वाले नहीं है वापस में, इस पैसे को लेके कल वापस से ये लोग लोगों को ठंडा पानी पिलाएंगे। कहने से दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स, दे आर नॉट शेयरिंग प्रॉफिट्स, देयरफॉर दिस केस इज ऑल्सो नॉट ए पार्टनरशिप। कहने से ये भी पार्टनरशिप की रेस से बाहर हो गया कि नहीं हो गया? इसका भी केस का आंसर आ गया कि नहीं आ गया पार्टनरशिप की डेफिनेशन से, कि भाई ये भी पार्टनरशिप नहीं है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ो, ऑफ द बिजनेस, यानी पार्टनरशिप किसका होना चाहिए? बिजनेस का होना चाहिए। अब बिजनेस का मतलब क्या है? तो बिजनेस का मतलब है कि एक कोई भी ऐसी चीज जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करो रेगुलर बेसिस पे, वो आपका बिजनेस है। तो ये केस में देखो, कहने से जो हॉस्पिटल का मैंने हॉस्पिटल खोल रखा है, क्या वो मेरा बिजनेस है? द आंसर इज यस। जो हॉस्पिटल मैंने खोल रखा है वो मेरा बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट्स कमा रहा हूं। इस हॉस्पिटल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट्स कमा रहा हूं। और दोनों प्रॉफिट कमाने के लिए इस हॉस्पिटल को खोला कि भाई मरी जाएगा, उसका इलाज करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। तो कहने से ये मेरा रेगुलर, मैं रोज हॉस्पिटल में इलाज करता हूं, यस और नो? ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन ही करता हूं। कहने से रोज हॉस्पिटल में इलाज करता हूं, और इलाज इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं पैसे कमा सकूं। इसलिए मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए क्या है? एक तरह का बिजनेस है। इसलिए मेरे लिए क्या है? अभी तक तो पार्टनरशिप है। यस और नो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाले केस की बात करो, केस ये आर और एस वाले केस की बात करो, बताओ क्या ये पार्टनरशिप है? कहने से आर और एस क्या रोज घर खरीद के बेचते हैं? क्या उनका मेन काम ये है? क्या हम घर खरीदेंगे सस्ते 10 लाख में और बेचेंगे 50 लाख में? क्या यही लोग ये लोग क्या यही काम करते घूमते हैं क्या? द आंसर इज नो। कहने से आर और एस तो दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दिन कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिख गई तो वन टाइम एक बार खरीद लिया उसको, और फिर कहने से उससे जो प्रॉफिट हुआ वो बांट लिया। कहने से दिस एक्टिविटी इज नॉट डन ऑन द रेगुलर बेसिस, इसको हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। इसमें हम प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोटिव तो है इस केस में कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन इसमें रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। इसलिए दिस इज नॉट माय बिजनेस, ये मेरा क्या है? बिजनेस नहीं है। और इसीलिए जो आर एंड एस है, दे आर नॉट द पार्टनर्स। इन्हें मैं पार्टनर्स नहीं बोलूंगा, इन्हें मैं क्या बोलूंगा? इन्हें मैं बोलूंगा को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। इन्हें मैं क्या बोलूंगा? को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। दे आर नॉट द पार्टनर्स बट दे आर द को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से इस केस में इनका बिजनेस नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप तो हमेशा किसके लिए बनाई जाएगी? बिजनेस के लिए बनाई जाएगी, चैरिटी के लिए नहीं बनाई जा सकती, वन टाइम एक्टिविटी के लिए नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए कहने से दिस इज ऑल्सो नॉट ए पार्टनरशिप। यस और नो? यस। नेक्स्ट अगला बोला है ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस कैरिड ऑन, उसको कैरी ऑन करना चाहिए, यानी उस बिजनेस को संभालना चाहिए बाय ऑल। या तो चाहें तो वो सारे के सारे उस बिजनेस को संभाल सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम, यानी उनमें से सब लोग इस बिजनेस को नहीं संभालेंगे, कुछ लोग, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कुछ लोग सब लोग के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लो कि 5 पार्टनर है A B C D E, यानी ये चाहें तो पांचों लोग फैक्ट्री आके काम संभाल सकते हैं। या फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई A C और E ये तीनों ही काम करेंगे पार्टनरशिप में, हम दोनों फैक्ट्री आके काम नहीं संभालेंगे। हमने पैसे दे दिए, ठीक है, बिजनेस चालू करना था, हमने पैसे दे दिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसमें हम लोग आ जाते हैं, लेकिन हम लोग बिजनेस संभालेंगे नहीं। तो बिजनेस ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स उस बिजनेस में काम करने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स उस बिजनेस में काम करें और चाहें तो सारे पार्टनर भी बिजनेस में काम कर सकते हैं। यानी बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उनमें से कुछ सब लोग के लिए काम करें। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। तो कहने से ये डेफिनेशन में अभी तक हमारा कहने से ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप है,
सॉरी ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है और ये भी पार्टनरशिप नहीं है, ये तीन मेरे पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ लास्ट केस अभी तक क्या हुआ है, मेरा पार्टनरशिप हुआ है। लेकिन अभी एक कंडीशन बाकी है, दैट इज दिस वन, रिलेशनशिप। तो कौन सा रिलेशनशिप? मैंने बोला कि बहुत सारे टाइप के रिलेशन होने चाहिए, लेकिन उन इंसानों के बीच में जो पार्टनर्स बन रहे हैं उनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा? तो उनके बीच में रिलेशन होगा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। उनके बीच में क्या होगा? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता क्या है? तो देखो, इस रिलेशनशिप का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए। लेट सपोज ए और बी दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी दोनों पार्टनर हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टाटा मोटर्स वाला। कहने से टाटा मोटर्स का एग्जांपल गलत हो जाएगा इस केस में। लेट सपोज मिस्टर एक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या करता है? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपॉइंट करता है। मिस्टर एक्स क्या करता है? मिस्टर वाई को अपॉइंट करता है और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जाके बोलता है, देख भाई मैं क्या करता हूं, मेरा काम क्या है? मिस्टर एक्स का काम क्या है? मिस्टर एक्स का काम है साड़ियां बेचना। क्या काम है मिस्टर एक्स का? साड़ियां बेचना। तो मिस्टर एक्स वाई को बोलता है, देख भाई ये 10 साड़ी ले, ठीक है, और मार्केट में घूम के आ और इन साड़ियों को बेच के आ। क्या बोलते हैं हम लोग? मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है मिस्टर वाई को कि ये 10 साड़ियां ले और ये 10 साड़ियां मार्केट में बेच के आ। तो इस केस में कहने से मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर वाई एज ए एजेंट काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एज ए एजेंट। किसका एजेंट है? मिस्टर एक्स का एजेंट है। वो मिस्टर एक्स के बिहाफ पे मार्केट में जा रहा है। जो भी इन साड़ियों से प्रॉफिट होगा वो मिस्टर वाई को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को ही मिलेगा। लेकिन बेच कौन रहा है? मिस्टर एक्स का काम कौन कर रहा है? मिस्टर वाई। तो इस केस में हम बोलेंगे कि मिस्टर वाई एजेंट है, किसका? मिस्टर एक्स का। तो मिस्टर एक्स को हम बोलेंगे कि मिस्टर एक्स इसका क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। तो मिस्टर वाई एजेंट हुआ, मिस्टर एक्स क्या हुआ? प्रिंसिपल। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं हम उसे? म्यूचुअल, माय मिस्टेक। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल नहीं बोलेंगे इसे, हम क्या बोलेंगे? एजेंसी रिलेशनशिप। कि भाई जब एक इंसान दूसरे इंसान का एजेंट हो तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन है? उनके बीच में एजेंसी का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? एजेंसी का। अब देखो ए और बी पार्टनर है, तो इस केस में क्या होगा? ए क्या होगा? ए बी का एजेंट है। ए क्या है? एजेंट ऑफ बी। एट द सेम टाइम कहने से बी क्या हो जाएगा? फिर बी हो जाएगा प्रिंसिपल। बी हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ए। यस और नो? यस। तो ये इनके बीच में क्या हो गया? ये इनके बीच में हो गया एजेंसी रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप हो गया? एजेंसी रिलेशनशिप हो गया। यस और नो? लेकिन कहने से दूसरे वे में देखोगे तो कहने से बी इज ए एजेंट ऑफ ए। कहने से अगर ए एजेंट है बी का तो बी भी तो एजेंट है ए का। यस और नो? और कहने से इस केस में ए इज ए प्रिंसिपल ऑफ बी। ए क्या है? प्रिंसिपल किसका? बी का। ए क्या है? प्रिंसिपल है किसका? बी का। तो कहने से दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के क्या हैं? एजेंट। तो कहने से ईच पार्टनर इज ए एजेंट ऑफ अदर। यानी हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है? एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मिस्टर वाई यहां पे कुछ भी गलत कर देता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिस्टर एक्स है। वैसे ही अगर ए कोई भी डिसीजन लेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? मिस्टर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए क्या है? मिस्टर ए मिस्टर बी का एजेंट है। और ऐसे ही मिस्टर बी ने कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मिस्टर ए रहेगा। क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं? एजेंट है। तो ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर एज वेल एज कहने से दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी तो हैं, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर। तो कहने से ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर। तो कहने से जब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या हो? एजेंट हो और उसका प्रिंसिपल भी हो, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप।
तो कहना ही से जब ये 6 कंडीशन कि भाई हमारे बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, यानी मैं भी उसका एजेंट होना चाहिए, वो भी मेरा एजेंट होना चाहिए, ठीक है, और हम मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हमारे बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो, रिटर्न को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है, और वो डीड चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, और हमारे बीच में प्रॉफिट्स शेयर होने चाहिए। हमारे बीच में क्या शेयर होना चाहिए? प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अब ये प्रॉफिट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? ये प्रॉफिट्स हम लोग शेयर कर सकते हैं, और प्रॉफिट शेयर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉसेस भी शेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक केस है जहां पे आप प्रॉफिट शेयर करोगे लेकिन लॉस नहीं शेयर करोगे। अगर आपने अपनी डीड में स्पेसिफाई किया है, बोल के या लिख के आपने क्लियर शब्दों में स्पेसिफाई किया है, तो उस केस में आप लॉसेस नहीं लोगे। और ये लॉसेस और किसके होने चाहिए? वन टाइम एक्टिविटी के नहीं होने चाहिए, चैरिटी से नहीं होने चाहिए, ये सब किससे होने चाहिए? बिजनेसेस से होने चाहिए। किससे होने चाहिए? बिजनेसेस से होना चाहिए। और ये बिजनेस कौन कैरी ऑन करेगा? कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी ये बिजनेस सब लोग को करना चाहिए, या फिर एनी ऑफ देम, यानी उनमें से कुछ लोग एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कहने से पार्टनरशिप का ये मेरा क्या हुआ? डेफिनेशन हुआ। अब आप बोलोगे सर एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन बढ़ाने के लिए आपने 35 मिनट लगा दिए ऑलमोस्ट। कितने मिनट लगा दिए? 35। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो पार्टनरशिप नहीं, उसके फीचर्स भी खत्म हो गए। अब एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ। देखो पहला क्या है? रिलेशनशिप। तो उससे देखो पहला फीचर क्या बना? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसमें देखो क्या लिखा है? ईच एजेंट इज ए पार्टनर ऑफ अदर एज वेल एज ए प्रिंसिपल ऑफ अदर, विच मीन्स दैट एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट डन बाय द अदर ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म। यानी एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कुछ भी कर दे तो दूसरा उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। दे कैनॉट एस्केप सेइंग दैट वी डिड नॉट ऑथराइज इट, यानी वो बच नहीं सकते ये बोल के कि हमने तो बोला ही नहीं था। समझ में आया कि नहीं? अगर आप पार्टनर हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपके बीच में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, यानी मैं और एक दूसरा आदमी पार्टनर है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो आदमी जो कर रहा है वो मैंने ही उसे बोला है। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंट है किसका? मेरा। समझ में आता है कि नहीं आता? इसलिए दोनों एक दूसरे के किसके लिए? दोनों एक दूसरे के लिए एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2% एंड शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50%। और उसमें ये कंपनीज एक्ट वाली कहानी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बट अगर आप लिखोगे तो अच्छा है, आपको याद रहता है सेक्शन वेक्शन तो आप कर सकते हो, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटन, बोथ आर वैलिड, यानी दोनों चलेंगे। रिटन एग्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप, यानी रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। एक रजिस्टर्ड विद आरओएफ, आरओएफ का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। और दूसरा क्या है? अनरजिस्टर्ड। बोथ आर इक्वली वैलिड, दोनों क्या है? इक्वली वैलिड है, दोनों चलेंगे, ठीक है। द ओरल डीड इज ऑल्सो वैलिड, यानी हम लोग ओरल डीड होती है ना जो बोल के करते हैं, हम लोग बोल के एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। ओरल डीड नहीं होगा, एक्चुअली ये ओरल एग्रीमेंट होगा यहाँ पे वर्ड, क्योंकि डीड तो सिर्फ रिटन एग्रीमेंट को ही बोला जाता है। तो जो ओरल एग्रीमेंट है वो भी वैलिड है, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जब हम कोर्ट में जाएंगे तो उसे प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेल शेयर द प्रॉफिट्स विच इंक्लूड द लॉसेस, यानी प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो आपको लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे अनटिल इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द डीड। यानी अगर आप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन करके बोलते हो कि नहीं भाई हम लॉस नहीं शेयर कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर पार्टनर को लॉस नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप लोग ऐसा कर सकते हो। द रेशियो फॉर प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी म्यूचुअली डिसाइडेड, यानी ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप हमेशा इक्वली होगी, ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर को ज्यादा मिलेगा, किसी पार्टनर को कम मिलेगा। तो जो रेशियो होगा ना जिसके बीच में आपके प्रॉफिट, मेरा 50 तेरा 50, मेरा 70 तेरा 30, तो ये रेशियो है 70-30 का, ठीक है। तो ये रेशियो कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप किसके लिए होनी चाहिए? बिजनेस के लिए होनी चाहिए, यानी पार्टनरशिप फर्म शैल कैरी है प्रॉफिट मोटिव बिजनेस, यानी कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए। किससे? बिजनेस से। और बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिफर्स टू एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड रेगुलरली विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, यानी एक एक्टिविटी जिसको मैं बार बार परफॉर्म कर रहा हूं ये करने के लिए कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। जैसे कि मैं कोचिंग क्लास कहने से हर साल पढ़ाता हूं ताकि मैं इससे क्या कर सकूं? पैसे कमा सकूं, इसलिए कोचिंग क्या है? मेरे लिए बिजनेस है। इट कैनॉट बी ऑपरेटेड फॉर
चैरिटी और एनी अदर पर्पस अदर देन द बिजनेस। यानी अगर आपको बिजनेस के अलावा कोई भी दूसरी चीज करनी है, चैरिटी करनी है, कुछ भी करना है, तो आप वहां पे पार्टनरशिप नहीं बना सकते हो। एक टाइम के लिए कंपनी बना सकते हो आप, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, एक अलग तरह की कंपनी होती है जो आप चैरिटी के लिए बना सकते हो, लेकिन आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते हो वहां पे। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। इट मीन्स, फिर क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। चाहे तो सब पार्टनर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में। ईदर ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस और एल्स some of the partners can participate, but in both the cases all the partners will be responsible for the decision of a working partner। यानी चाहे तो कुछ पार्टनर्स काम कर सकते हैं, चाहे तो सारे पार्टनर्स काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनके काम के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग ने देखा क्या कि हम लोग ने डेफिनेशन को समझा, ठीक है, और डेफिनेशन को समझने के बाद हमने उसके फीचर्स भी कहने से समझ लिए। कहने से इस केस में अगर मुझे डेफिनेशन याद हो गया और साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में दी है ये याद हो गई, तो कहने से फीचर्स लिखने में कोई तकलीफ होगा क्या, कोई आसानी, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। तो कहना ही से इसलिए मैंने डेफिनेशन को आपको इतना डिटेल में समझाया ताकि आपको फीचर्स आसानी से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एलएलपी क्या होता है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे।